नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और इसमें हम लोग एक प्लेलिस्ट बनाए हैं जिसमें भारत की परंपराएं और भारत की जो मूल्य हैं उनके बारे में हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, जिसमें अक्सर वह एक हमारे भारत में समाज में एक वह द्वंद्व फैला रहता है कि कुंडली के संदर्भ में, और ख़ास करके कुछ लोग कुंडली में जो लिखित है उसको मानते हैं, कुछ लोग उसे नहीं मानते हैं और कहते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, इसका कोई विज्ञान नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है। आइए आज हम लोग वह कुंडली वह के बारे में जानेंगे कि कुंडली का वह महत्व क्या है, उसके पीछे का तर्क क्या है और उसके पीछे का विज्ञान क्या है। हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि कुंडली है क्या। तो कुंडली को अगर हम लोग जानने का प्रयास करें तो कुंडली वह एक जन्मपत्री के रूप में माना जाता है, यानी जन्मपत्री है और जन्मपत्री के रूप में जाना जाता है। तो यह दरअसल होता क्या है कि कुंडली अगर जन्मपत्री है तो वह किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में बनाया जा सकता है, लेकिन बनाने के पहले उस व्यक्ति के संदर्भ में, कुंडली के निर्माण में उसके वह पूर्व वह हमें दो तीन चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आवश्यक होता है। एक उसके जन्म तिथि का, उसके जन्म के समय का और उसके जन्म के स्थान का। अब यहाँ जो व्यक्ति मैंने वह लिया, इसी को ज्योतिष विज्ञान जातक के रूप में वह प्रस्तुत करता है, जातक कहता है। लेकिन हम लोग चूँकि तर्क और विज्ञान के आधार पर व्याख्या कर रहे हैं तो इसका मतलब से हमने व्यक्ति लिया। लेकिन किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली बनाने के पहले हमें तीन चीज़ जानना है: जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान। इसकी आवश्यकता होती है और इसके बगैर नहीं बन सकता है। तो दरअसल इसके माध्यम से क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय और उसकी मृत्यु तक में जो आकाशीय पिंड हैं और आकाशीय पिंडों का एक तुलनात्मक दशाओं की गणना की जाती है। आकाशीय पिंड जिसे हम अंग्रेजी में सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, और इसके संदर्भ में, कुंडली के संदर्भ में उसे हम राशि और ग्रह कहते हैं। अब राशि वह क्या है, तो राशि वह अंग्रेजी में हम इसे कॉन्स्टेलेशन कहते हैं या तारामंडल कहते हैं, और राशि का तात्पर्य यह है कि तारों की दशाएं क्या हैं। तो निश्चित है कि तारा विज्ञान है। इसी प्रकार ग्रह हम लोग वह प्राचीन काल में वह हमने जितने भी सेलेस्टियल बॉडी थे सबको ग्रह का नाम दिया था, यानी सूर्य भी एक ग्रह, पृथ्वी भी एक ग्रह, चंद्रमा भी एक ग्रह और वह शनि मंगल भी एक ग्रह। क्यों? क्योंकि वह उस समय शब्द वह कम थे। आज का विज्ञान का युग है, इसलिए हम उसे आज ग्रह के रूप में, तो तारे के रूप में या पृथ्वी उपग्रह के रूप में जाने जाते हैं। तो ये अलग अलग नाम आज वह के समय में हैं, लेकिन उस समय सभी को ग्रह कहा जाता था। इसलिए सूर्य भी एक ग्रह, चंद्रमा भी एक ग्रह, और वह इसीलिए आप नवग्रह के मंदिरों में आप पूजा करने के लिए जाते होंगे तो वहाँ चंद्रमा भी वह एक ग्रह के रूप में और सूर्य भी एक ग्रह के रूप में पूजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय की शाब्दिक अर्थ में ग्रह ही कहा जाता था सभी को। इसको ठीक इसी प्रकार वह समझा जा सकता है जैसे हमारे हिंदी के शब्द में मामा, चाचा, फूफा सब के लिए वह अलग अलग शब्द हैं, जबकि अंग्रेजी में अंकल एक शब्द है। तो ठीक अंकल तो अंकल से तो पता नहीं चला कि वो मामा है कि चाचा है कि फूफा है। ठीक इसी प्रकार ग्रह से ये पता नहीं चलता है कि वह उपग्रह है कि वह तारा है या वह ग्रह वास्तव में ग्रह है। लेकिन निश्चित तौर पर यह ग्रह आज के समय में अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। अब वह आकाशीय पिंड में मैंने बताया कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, राशि सब को हम लोगों ने इसमें काउंट किया है, सबकी वह तुलनात्मक। अब देखिए, यह हमारा वह सोलर सिस्टम है। तो इसकी गणना की जाती है। कैसे गणना की जाती है? तो ये सोलर सिस्टम है, ये सूर्य है। तो हमारा जो पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में कई तारे हैं और हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी पिंड हैं उसमें एक ही ऊर्जा का स्रोत है, एक ही एनर्जी का सोर्स है, और वह क्या है? सूर्य। और यहाँ पर अगर पृथ्वी है तो अब वह देखिए कि इसमें गणना क्या की जाती है। जैसे वह ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का अपना रोशनी नहीं है, या मरकरी हो, जुपिटर है, या यूरेनस है, या वेनस है, मार्स है, इसका अपना कोई एनर्जी नहीं है। तो ये एक्चुअल में क्या है? सूर्य से डायरेक्ट ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। इसके बाद वह देखिए, ये सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा से यहाँ पर आती है।
तो ये अप्रत्यक्ष जो है वह ऊर्जा जो है वह यहाँ आई। इसी से जो है वह, जैसे देखिए यहाँ सूर्य से रोशनी मंगल पर गई और मंगल से जो है वह पृथ्वी पर आई, इसका मतलब है अप्रत्यक्ष जो है वह ऊर्जा जो है वह यहाँ आई। इस सूर्य की रोशनी जो है वह जुपिटर यानी बृहस्पति पर गई और बृहस्पति से फिर से जो है वह आई जो है वह पृथ्वी पर, तो यहाँ पर भी ऊर्जा जो है अप्रत्यक्ष। सूर्य की रोशनी जो है वह यूरेनस जो है वह पे आई और यहाँ से जो है वह आई, यानी इसे जो है वह हम लोग राहु और केतु के रूप में जो है वह जानते हैं। यूरेनस को राहु के रूप में, नेपच्यून को केतु के रूप में, सैटर्न को शनि के रूप में, वीनस को शुक्र ग्रह के रूप में, मार्स को मंगल ग्रह के रूप में जो है, और मरकरी को चंद्रमा, और जो जुपिटर को जो है वह बृहस्पति ग्रह। यही 9 ग्रह हैं और सूर्य जो है वह यही 9 ग्रह हैं। इस 9 ग्रह की संकल्पना में इसका मतलब है हर एक ग्रह, जैसे ही जो है वह नेपच्यून है तो यहाँ पर इसका प्रभाव जो है वह पृथ्वी पर। अब पृथ्वी पर मानव है, तो अब मानव है तो इसका मतलब है सूर्य की रोशनी का तो प्रभाव है ही, सूर्य की ऊर्जा का प्रभाव है ही, अप्रत्यक्ष ऊर्जा का भी प्रभाव जो है वह गणना है। और कुंडली के अंदर इसी अप्रत्यक्ष गणना की विश्लेषण जो है वह किया जाता है। तो आज से हजारों साल पहले यह विज्ञान नहीं था, लेकिन जो है वह यह हम लोग उस समय के ऋषि मनीषी इस बात की गणना कर रहे थे कि केवल सूर्य का प्रभाव ही जो है वह मानव पर नहीं है, मानव पर जो है वह अप्रत्यक्ष ऊर्जा का भी प्रभाव है, और इसी की गणना जो है वह इस प्रकार से जो है वह की जाती है। अब कुंडली के अंदर जो है वह देखिए क्या है, जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र है, यानी कि वैदिक काल में जो ज्योतिष शास्त्र का विकास हुआ, उसका मानना है कि इसके से किसी भी व्यक्ति के जो है वह संपूर्ण जीवन की दशाओं का जो है वह पता चलता है। और ये जो दशाएं कौन कौन सी हैं, तो भूत भी, वर्तमान भी, भविष्य भी। हालांकि समाज में जो इसका प्रयोग किया जाता है कुंडली का, वो वास्तव में जो है मूल रूप से प्रचलन जो है वह भविष्यवाणी के रूप में जो है वह है। क्यों? क्योंकि हर एक को अपने भविष्य के बारे में जिज्ञासा होती है, इसीलिए जिज्ञासा समाप्त करने के लिए कुंडली का इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज कुंडली के माध्यम से वर्तमान और भूत के बारे में भी जाना जा सकता है कि आपका जीवन कैसे बीता है और आपका जीवन अभी कैसे बीत रहा है, और भविष्य जो है वह कैसे बीतेगा, इस संभावित जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अब कुंडली की संकल्पना जो है वह में हम लोग देखें तो नक्षत्र और राशि को स्थिर माना गया है, जबकि ग्रहों को चलायमान यानी मूवमेंट में माना गया। अब देखिए ग्रह जो है, मैंने बताया ग्रह जो है वह कौन है, तो जितने भी सोलर सिस्टम में जो है वह मौजूद जो है वह सेलेस्टियल बॉडी हैं वही ग्रह हैं, तो उनको जो है वह चलायमान। तो हम लोग देखते हैं कि सूर्य में भी गति है, चंद्रमा में भी गति है, सैटर्न में भी गति है, बृहस्पति में भी गति है, नेपच्यून में भी गति है, सब में गति है। और जो है वह नक्षत्र और राशि यानी कॉन्स्टेलेशन जिसे हम लोग कहें, उनको स्थिर माना गया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत दूर हैं, और बहुत दूर हैं तो ऐसे जो है वह कॉन्स्टेलेशन तारामंडल स्थिर हैं। अब जो है वह हम लोग इसको आगे जो है वह देखें कि क्या होता है कुंडली में। तो कुंडली में जो है वह क्या होता है कि गतिशील ग्रह गतिशील हैं, तो ग्रह गतिशील है तो इनकी स्थितियां क्या होगी, बदलेगी। यानी आज जो है वह मान लीजिए कि नेपच्यून यहाँ है, तो कल को नेपच्यून जो है वह यहाँ होगा, तो नेपच्यून अगर यहाँ होगा तो यहाँ से परावर्तित होकर जो है वह प्रभाव और यहाँ से परावर्तन का प्रभाव बदल जाएगा। कल को जुपिटर जो है वह यहाँ पर होगा तो यहाँ से जो है वह परावर्तन का प्रभाव और यहाँ से परावर्तन का प्रभाव बदल जाएगा। इसलिए जो है वह क्या होता है, हर एक जो है व्यक्ति के जीवन की दशाएं जो है वह बदलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे ग्रह जो है वह चलायमान हैं। यह चंद्रमा यहाँ है, कभी चंद्रमा हो सकता है कि इसके पृष्ठ में होगा तो इसके पृष्ठ में होगा तो इस पर जो है कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। मार्स कभी यहाँ है तो कभी हो सकता है मार्स यहाँ पर हो, तो ऐसी स्थिति में प्रभाव जो है वह पृथ्वी पर आने वाला जो प्रभाव है वो बदल जाएगा, यानी अप्रत्यक्ष जो ऊर्जा आ रही है वो बदल जाएगा। इसीलिए जो है वह कहा जाता है कि जो ग्रह है, इन ग्रह में गतिशीलता के क्रम में जो है वह ग्रह बदलते रहते हैं। ग्रह जब बदलते रहते हैं तो उनके जीवन काल में जो है वह क्या होता है, ग्रहों के बदलने से उनकी दशाओं में, किसी भी व्यक्ति के जीवन की दशाओं में परिवर्तन जो है वह होने लगता है। अब जो है वह देखिए, हर एक ग्रह का टेम्परेचर, तापमान और उसकी संरचना, स्ट्रक्चर और उसका कंपोजिशन, संगठन वो अलग अलग है। यानी हर एक जो है वो अलग अलग रॉक्स से बने हुए हैं, हर एक का टेम्परेचर अलग अलग है और हर एक की जो है वह स्ट्रक्चर अलग अलग है। कुछ जो है वह ग्रह हैं जो गैसीय ग्रह हैं, गैसियस प्लैनेट है। कुछ ग्रह जो है वह आइसी प्लैनेट है जैसे यूरेनस और नेपच्यून, और कुछ जो है जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है यानी कि पार्थिव ग्रह हैं, यानी कि उनका सतह सॉलिड है। जैसे जो है वह मान लें हम लोग कि शुक्र है या फिर जो है मंगल है, वो टेरेस्ट्रियल है, सॉलिड है। जबकि जो है वह हम लोग अगर माने कि सैटर्न जो है वो गैसियस है, तो सबका प्रभाव अलग अलग होगा। इसीलिए जीवन पे सबका जो है वह ऊर्जा, सबसे जो परावर्तित ऊर्जा अलग अलग आएगी। कहीं सॉलिड बॉडी है, कहीं गैस बॉडी है, कहीं आइस बॉडी है, तो परावर्तित ऊर्जा की मात्रा भी तो सब में अलग अलग होगी। तो इसलिए जो है वह सारे ग्रहों का प्रभाव भी जो है वह क्या होगा, अलग अलग जो है वह होगा।
इसीलिए जो है वह सारे ग्रह का प्रभाव अलग अलग होता है और इसी के आधार पर कुछ जो है वह क्या होता है, ग्रहों में के बीच में आपसी मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह और तटस्थ ग्रह की कल्पना भी जो है वह कुंडली में की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि सूर्य जो है वह का तापमान अधिक है और चंद्रमा शीतलता देता है, तो चंद्रमा और जो है वह सूर्य क्या होते हैं, आपस में जो है वह शत्रु ग्रह के रूप में जो है वह मान्यता प्राप्त है। इसी प्रकार जो है वह जैसे यूरेनस है और नेपच्यून है, दोनों आइसी प्लैनेट हैं, तो आइसी प्लैनेट हैं तो इसलिए राहु और केतु ये जो है वह आपस में मित्र ग्रह के रूप में माने जाते हैं। यानी ये जो है वह उसके तापमान, उसकी संरचना, इस पर जो है वह निर्भर करता है कि कौन जो है वह मित्र ग्रह है, कौन जो है वह शत्रु ग्रह है और कौन तटस्थ ग्रह है। और इसी कारण मान्यता है कि सभी का प्रभाव जो है वह जीवन में जो है वह अलग अलग हो रहा होता है। अब कुंडली में देखते हैं, ये एक प्रकार की सामान्य कुंडली है और सामान्य कुंडली में जो है वह देखिए क्या है, तो ये अलग अलग घर हैं। एक ये जो है वह हम लोग अगर गौर करके देखें तो ये अलग अलग घर हैं, 1 है, 2 है, इसी प्रकार 12, यानी जो है वह इस प्रकार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो है वह घर होते हैं। किसी भी कुंडली में 12 घर होते हैं और आश्चर्यजनक रूप से जो है वह आप गौर करके देखिएगा कि जो है वह हमारी पृथ्वी के चारों ओर 12 राशियां हैं। यानी हमारा जो है वह ये सोलर सिस्टम है और इस सोलर सिस्टम के चारों ओर 12 राशियां हैं। तो 12 राशियों के प्रभाव को ही जो है वह गणना जो है वह की जाती है। तो 12 राशियों के प्रभाव में तो इसीलिए 12 घर हैं और ये 12 घर को हम लोगों ने अलग अलग जो है कुंडली में जो है विभाजित कर रखा है। इसके बाद जो है वह देखिए इस कुंडली के माध्यम से जो है वह क्या होता है कि हर एक राशियों में अलग अलग मान्यता है कि उसके भाव अलग अलग हैं। जैसे जो है वह हम लोग बात करें कि जो है वह यहाँ पर जो है वह लग्न का है तो वह रंग, स्वरूप और स्वभाव के बारे में जो है वह चर्चा मिलती है, तो यहाँ पर मकान, माता, सुख, वाहन के बारे में चर्चा मिलती है, तो यहाँ वैवाहिक और व्यापार के बारे में। यह जो है वह मान्यता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यह जो है वह निश्चित तौर पर ऐसा ही होता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अप्रत्यक्ष ऊर्जा जो है वह आ रही है राशियों से और ग्रहों से अप्रत्यक्ष ऊर्जा आ रही है, ये तो होता ही है। अब इसकी गणना जो है वह ये मान्यता पर जो है वह आधारित है कि ऐसा ऐसा होता है। अब इसी में जो है वह देखिए कि जो 12 राशियां हैं, मैंने अभी बताया था कि पृथ्वी के चारों ओर यानी सोलर सिस्टम के चारों ओर 12 राशियां हैं और ये 12 राशियां कैसी हैं, कॉन्स्टेलेशन यानी कि तारामंडल। और ये तारामंडल का जो है हर एक 12 जो है वह जो 12 घर है वो 12 घर अलग अलग राशियों को डेडिकेटेड है। जैसे पहला जो है वह मेष राशि को, तो दूसरा वृषभ राशि को, तीसरा मिथुन राशि को, तो चौथा कर्क राशि को, पांचवा सिंह राशि को, छठा जो है वह कन्या राशि को, तुला राशि को, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, यानी हर एक राशियों का घर है। अब ऐसे स्थिति में आप जो है वह देखिए कि गणना के क्रम में होता क्या है कि मकर राशि का है और इस मकर राशि के क्षेत्र में ये सोलर सिस्टम जो है वह यहाँ पर है, तो सूर्य है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मंगल और यहीं पर जो है वह बृहस्पति रोटेशन रिवोल्यूशन के क्रम में दोनों जो है वह यहीं पर है। तो इसका मतलब है कि किसी जातक यानी व्यक्ति के जीवन में जब वह जो है जन्म लिया था, उसी जन्म के समय में, उस जन्म के समय में यहाँ पर जो है वह मैंने जो है वह बताया कि जो है वह मंगल और बृहस्पति दोनों मकर राशि के प्रभाव में हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो मकर राशि का जो है वह जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है वह लिख दिया जाएगा क्या, तो यहाँ पर जो है वह लिख दिया जाएगा कि मंगल और बृहस्पति ये दोनों जो है वह इसी राशि के समय में यहाँ पर थे। तो कभी जो है हो सकता है कि यहाँ पर कर्क राशि है तो कर्क राशि के समय में जो है वह बृहस्पति घर जो है वह यहाँ है, मिथुन में राहु का जो है वह है, वृषभ में चंद्रमा का है, तो मेष में जो है वह सूर्य का है प्रभाव है, मीन में जो है वह शुक्र का प्रभाव है। इसी प्रकार जो है वह सब अलग अलग राशियों के आधार पर ग्रहों को विभाजित कर दिया जाता है। तो इसमें हम लोग अगर ये देखें कि ये जो धारणा है कि पूरी तरीके से इसको जो है वह मान लिया जाता है कि इसमें कोई विज्ञान नहीं है, कोई तर्क नहीं है, तो निश्चित तौर पर जो है वह इसमें विज्ञान और तर्क जो है वह स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो है वह सोलर सिस्टम में जितने भी जो है वह ग्रह हैं, सारे ग्रहों का प्रभाव जो है वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो है वह पृथ्वी पर पड़ रहा होता है। सारे एनर्जी जो है वह अलग अलग आते हैं और सारे वेव्स जो है वह अलग अलग आते हैं। कहीं से जो है वह वेव्स जो है वह में भी बदलाव जो है वह आता है।
कहीं से मैग्नेटिक वेव्स है, कहीं से अल्ट्रावायलेट वेव्स है, तो कहीं से जो है वह एक्सरे वेव्स है। उसके बाद चट्टानों का स्वरूप है अलग अलग, तो चट्टानों का स्वरूप में से भी जो है वह वेव्स जो है वह अलग अलग बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई वेव्स एब्जॉर्ब अधिक हो जाता है, कहीं कोई किसी ग्रह में एब्जॉर्ब कम होता है, और सारे जो है वह जो वेव्स हैं वो पृथ्वी पर आ रहे होते हैं। इसका मतलब है कि इसका जो विज्ञान है, विज्ञान को जो है वह हमें स्वीकार करके उसको आगे जो है वह निश्चित तौर पर आगे और जो है वह अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिससे इसमें और वैज्ञानिकता जो है वह मिल सके कि आखिर इसमें थे कौन कौन से वेव्स हैं, क्या क्या वेव्स हैं, और क्या प्रत्यक्ष जो है वह अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, इसकी गणना जो है वह हम लोग कर सकें। तो कुंडली के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी जो है वह यहीं तक। मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।